उम्र जल्बों में बसर हो, ये जरूरी तो नहीं। उम्र जल्बों में बसर हो, ये जरूरी तो नहीं। बेखुदी आठों पहर हो, ये जरूरी तो नहीं। नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, तेरी आगोश में सर हो। Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to another brand new episode for Open Mic at OPM. मैं हो गया हूँ नर्वस ईशान भाई बहुत ज्यादा। क्यों? यार आपने ना मुझे वो गूज़बम्प्स नहीं होते वो मेरे खड़े हो गए। अल्लाह खैर। कमाल यार कमाल। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया। नहीं नहीं यार ये आपका बड़कपन है यार। ये दिस इज वेरी फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैंने स्टार्ट नहीं किया शो मेरे गेस्ट ने स्टार्ट किया। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिजी डे? बिजी डेज अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, किसी आप आर्टिस्ट की जिंदगी में मसरूफियत जो है ना वो नेमत होती है, जरूरी है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। मसरूफियत चल रही है। अभी भी जैम सेशन से आ रहे हैं? अभी जैम सेशन से आ रहे हैं, परसों आपको पता ही है हमारा फ्राइडे को शो है इंशाल्लाह अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के अंदर। हाँ, बड़ी कोशिश की मैंने टिकट लेने की, हाउस फुल जा रहा है। बस ये अल्लाह ताला की मेहरबानी ये है और कुछ लोगों की मोहब्बत ये है कि हम लोग यहाँ शो अनाउंस करते हैं और यहाँ शो सोल्ड हो जाता है। तो माशाल्लाह। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 14 तारीख को कराची में है आर्ट्स काउंसिल में, वो भी सोल्ड आउट है। अभी 13 तारीख को लाहौर में है, वो भी सोल्ड आउट है। तो अभी आज हमारा जैम सेशन था 13 तारीख वाले शो के लिए, वहाँ से डायरेक्ट हम आपके पास आ गए हैं। यार क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। आने का। बहुत छोटे से पॉडकास्टर हैं अभी तो हम, लेकिन आपने ना नहीं की तो मुझे सर इसका वो क्या है, पैमाना क्या है पता करने का, बड़ा कौन है पॉडकास्ट? पता नहीं यार। वो मुझे इर्जा कह रही थी कि जिसने 20 कर लिए हो वो पॉडकास्टर होता है, मेरे तो भी ज्यादा लगे नहीं। उसने पॉडकास्टर कहा था, उसने ये नहीं कहा था 20 करने के बाद बड़ा पॉडकास्टर। नहीं, उसने कहा था अगर आपने 20 कर लिए तो आप पॉडकास्टर हैं। इर्जा 21 के बाद लेजी हो गई है। आपके कितने हुए हैं अभी? हमने तो 7-8 लगाए हैं, हुए हमारे हुए ज्यादा। अल्लाह खैर करे हो जाएंगे 20। नहीं हमारे रेडी हैं कोई 15, बताएं। लेकिन हम लगा आहिस्ता आहिस्ता जबरदस्त है, लेकिन हमने कहा चलो एक वीक में एक लगे, लोग जरा एंजॉय करें। बेहतरीन। बट थैंक यू अगेन फॉर कमिंग। थैंक तो यू। कैसे हुए स्टार्ट? बचपन से तो नहीं पता था कि गाना गाना है? पता था। अच्छा। यहाँ ऐसा था कि मेरी एक टीचर थी स्कूल में। कौन सा? एक्चुअली वो प्रिंसिपल थी, एक मोहल्ले का आम सा स्कूल था। यू आर फ्रॉम लाहौर? यस आई एम फ्रॉम लाहौर। ओके। तो उसमें हमारी एक वो प्रिंसिपल थी उस वक्त और वो पढ़ाती भी थी एक सब्जेक्ट। तो मैं उस वक्त होऊंगा मेरा ख्याल है कुछ 3rd 4th स्टैंडर्ड में, और वो उनका नाम है अदीला नकवी। अच्छा। वो जाकिरा थी, मजालिस वगैरह पढ़ती थी वो। तो अच्छा। उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। तो स्कूल में वो होता है ना कि बज़्म अदब हुआ करता था, अब तो मुझे नहीं अंदाज़ा कि अब स्कूल्स में होता है या नहीं होता। तो वो बज़्म अदब टाइप एक कुछ हो रहा था स्कूल के अंदर। ओके। और वहाँ पर उन्होंने मुझे, वो ऑडिशंस चल रहे थे कि कौन सा बच्चा जो है वो क्या परफॉर्म करेगा। कुछ बच्चे हैं वो शेर सुना रहे थे आके, कुछ बच्चे थे जो आके पोएम्स मेरी एज के उस टाइम। तो मुझे उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझे कुछ सुनाओ गा के ना, कि हम कुछ मिली नगमा या कुछ ऐसा अगर तुमसे करा सके। मुझे तो उस वक्त बिल्कुल नहीं इल्म होता था या कोई ऐसी नॉलेज नहीं थी मुझे, लेकिन जो भी मैंने उनको सुनाया तो उनको ये लगा कि शायद इसकी आवाज़ को अगर पॉलिश किया जाए या इसको गाइड किया जाए तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो मुझे उन्होंने एक मिली नगमा याद करवाया, वो था
ए राह हक के शहीदो। हाँ, अच्छा, वो मैडम नूरजहां साहिबा ने यस। ओरिजिनली गाया हुआ है। हम्म, तो ये तो मुझे बहुत बाद में आके पता चला कि उस वक्त बचपन में जो वो मुझे उन्होंने याद करवा दिया था और मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। हम्म, तो वो एक सिंगर के लिए या एक वोकलिस्ट के लिए खासा मुश्किल होता है उसकी मेलोडी को एज इट इज़ याद करना, क्योंकि मैं बच्चा था तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये मुश्किल है, आसान है, क्या है। मुझे उन्होंने याद कराया, मैंने जैसा भी उस वक्त बच्चा था। लेकिन वो जो मैंने परफॉर्म किया तो वो सबको बड़ा, एक वो नहीं होता कि सबने कहा अच्छा इसकी तो आवाज़ अच्छी है और ऐसा। कब की बात है ये? कौन सी क्लास? मैं थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में होऊंगा, ओह वाह। छोटा था। हम्म, तो उसके बाद फिर ये हुआ ना, सबको एक पता चल गया कि यार इस बच्चे की आवाज़ बड़ी अच्छी। तो कुछ भी होता था स्कूल में, कोई रिजल्ट्स डे होता था या कोई स्पोर्ट्स डे हो रहा है या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है, तो उसके अंदर जब परफॉर्म करना होता था तो वो मुझे कोई सूफियाना कलाम, नात या कोई ऐसे चीज़ याद करवा दी जाती थी, मिली नगमा। हम्म, मैं फिर परफॉर्म करता था। तो वैसे करके स्कूल से ये शुरू हुआ। और वो मेरी जो प्रोफ़ेसर थीं, उनका इसमें सबसे पहले उन्होंने ये एक्सप्लोर किया था कि इस बच्चे में, या उन्होंने ये ढूँढा था कि इसमें एक टैलेंट है और इसको, तो वो मुझे थोड़ा बहुत जितना उन्हें पता था, हम्म, क्योंकि उनका भी मौसीकी से, म्यूज़िक से कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा। लेकिन उन्हें आवाज़ के बारे में नॉलेज था कि इसको बेहतर कैसे किया जा जांच सकता है। लिया था उन्होंने। तो उन्होंने मुझे हल्का-फुल्का, जो जिस हद तक वो गाइड कर सकती थी, हम्म, वो मुझे करती थी कि अच्छा को ऐसे नहीं, ऐसे कह के देखो, और जितना सिखा सकती थी। वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद बड़ी लंबी कहानी है, पूरी कोई सुनाऊँ? बात नहीं, जितना मर्जी सुनाए यार, आपका अपना माइक है, अपने कैमरे। उसके बाद ये हुआ कि स्कूल के अंदर वो मैट्रिक तक यही चलता रहा कि कुछ भी हो रहा है तो वो मुझे कंसिडर करते थे कि भई ये पढ़ेगा ऐसा कोई कोई चीज़। और सबको, फैमिली में दोस्त अहबाब जितने सर्कल थे, हम्म, क्लास फेलोज़ थे, स्कूल के सारी ऑडियंस को भी पता चल गया कि हाँ यार इस लड़के की ये आवाज़ वाला अच्छी तो है। है जो। हम्म, अभी तक गाने-वाने मैं बिल्कुल भी नहीं गाता था, क्योंकि घर का माहौल ऐसा था जहाँ पे म्यूज़िक सुनने की हद तक तो बड़ा पसंद था हम्म, सबको, और है। हम्म, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कुछ इमेजिन नहीं किया था कि ये हमारे फैमिली में से कोई इसको प्रोफ़ेशन बनाने के बारे में सोच सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैंने जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया हुआ और वो छुट्टियाँ चल रही थी, जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि जब रिज़ल्ट आएगा तो आपने किस कॉलेज में हाँ। एडमिशन लेना है। तो हम कॉलेज वग़ैरह देख रहे थे कि कहाँ जाना चाहिए। तो उस दौरान मैंने अपने अम्मा-अब्बा से ये ख़्वाहिश की कि मुझे ना सीखना है म्यूज़िक को। तो वो इनिशियली वही बात कि ये तो ऐसा काम है और ये तो वैसा काम है, जो एक कॉमन राय पुराने वक्त। पुराने वक़्तों की पाई जाती है यहाँ पे कि हम्म, मौसीकी को ऐसी चीज़ है या। तो उन्होंने कहा अरे नहीं, ये कैसी बात हो गई, और बस नात वग़ैरह पढ़ो और वो चीज़ें मिली नगमे तक मिली ठीक है। नग़मे तक ठीक है, हाँ। शौकिया हद तक ठीक है, बट इसको प्रोफ़ेशन बनाने ये का कितनी जो है पुरानी बात है? ये 2010, एग्ज़ैक्टली 2010 में मेरा रिज़ल्ट आया था मैट्रिक का। ज्यादा पुरानी बात नहीं, नहीं नहीं, है। अभी सर इतना पुराना थोड़ी है। हाँ, ये तो अभी की बात है। तो वो हुआ ये कि मैं आ गया कॉलेज में। हम्म, तो कॉलेज के अंदर हमने एक म्यूज़िक सोसाइटी वहाँ पर कौन बनी, सा कॉलेज था? पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। अरे वाह, सेम कॉलेज ब्रो। तो पंजाब कॉलेज में हमारी वो एक सोसाइटी बन गई। सोसाइटी बनी तो मुझे म्यूज़िक सोसाइटी का और डिबेटिंग सोसाइटी का और थिएटर का प्रेसिडेंट बना दिया गया। उसकी वजह ये नहीं थी कि मैं हर चीज़ में इतना काबिल था। हम्म, वजह उसकी ये थी कि वो नई-नई बनी थी सोसाइटी। हम्म, तो उस वक़्त जो लोग अवेलेबल थे, उन्हीं के दरमियान वो ज़िम्मेदारियाँ दे दी गईं। डिस्ट्रीब्यूट कर तो दिया। मुझ में देखा गया कि यार ये डिबेट भी करता है, ये थिएटर भी करता है, ये गाता यू भी है। तो वर मुझे इन द डिबेटिंग टीम एज वेल? मतलब, येस, आई वाज़। और अच्छा, मैंने उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर या इंग्लिश स्पीच? उर्दू ह्यूमरस मैं करता था हमेशा। और सेंस ऑफ ह्यूमर म्यूज़िशियंस की मुनासिब होती है। अच्छा। तो वो शायद मेरा जो सर्कल शुरू से रहा था, उसके अंदर हमें बात बनानी आती थी, जोक क्रैक करने आते थे, जो हमारे कल्चर में होते हैं। नफीस उर्दू में। नफ़ीस उर्दू में नहीं आते थे, हम्म, लेकिन उसको नफ़ीस उर्दू में, ज़ाहिर है हमारे टीचर्स और जो हमारे सीनियर्स थे वो हमारी हेल्प कर देते थे कि उसको नफ़ीस उर्दू में उसे ढाल देते थे। हमें हम्म, तो वही वल्गर और जो होते हैं हमारे कल्चर के पंजाबी। हाँ। तो बहरहाल वो हो गया सिलसिला शुरू, प्रेसिडेंट बना दिया गया। हम लोग हम्म, कॉम्पिटिशन्स वगैरह में जाते थे, हम्म, डिबेट्स के, थिएटर के, हम्म, म्यूज़िक के। हम्म, तो
चंद एक हफ्तों के अंदर अल्लाह ताला ने मेहरबानी की ज़ाहिर है, और मेरी पीछे स्कूल से ट्रेनिंग बड़ी अच्छी हुई हुई थी। ये पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक़ रखती है, जो कि अच्छा। मिली नगमे और नात। तो एक नात का कॉम्पिटिशन आया, शालीमार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है यहाँ पे हाँ जी। मुगलपुरा में। यस। तो वो सारे लाहौर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम्म। वो मुकाबला था, हम्म। और वहाँ बड़े सीनियर सीनियर लोग कंपटीशन में आए हुए थे। तो मैं सेम डे एक मुकाबला अल-हमरा के अंदर हो रहा था मिली नगमे का, अच्छा, और कंपटीशन। सेम टाइम पे वहाँ पे हो रहा था नात का। हम्म। अच्छा, मेरे अंदर जो कि म्यूज़िक का शौक था, तो मुझे ये एक अंदर ही अंदर लालच थी कि मैं वो मिली नगमे वाले में जाता, क्योंकि वहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हम्म। मुझे देखने को मिल जाते और मैं उन म्यूज़िक के साथ गाता पहली हम्म। दफ़ा। हम्म। तो लेकिन मेरे कॉलेज ने मुझे हम्म। नात वाली ना तरफ तो भेजा। ना। अच्छा, मैंने वहाँ से अपनी तरफ से बड़ी जल्दी में हाँ। नात अपनी स्लॉट में पढ़ी, हम्म। और फ़ौरन फ्री होके बाइक पकड़ी वहाँ से अपनी और स्टार्ट की, और सीधा अल-हमरा जल्दी में पहुँचा कि मैं ना वहाँ वाला भी जाके गुड। कॉलेज को बताए बगैर। मल्टीटास्क। तो कॉलेज ने हालाँकि मुझे वहाँ नहीं रिकमेंड किया था, हम्म। क्योंकि कॉलेज की तरफ से लेटर जाता था कि ये हमारे बच्चे वहाँ आके कम्पीट रिप्रेजेंट करेंगे। करेंगे हमें, हाँ। मैं वहाँ गया, वहाँ पर रफ़ाकत अली ख़ान साहब वहाँ पर जजेस में थे, और भी जजेस थे 2-3, लेकिन रफ़ाकत अली ख़ान साहब मुझे याद इसलिए हैं कि मेरा बड़ा मोहब्बत का उनसे, और वो बड़े हमेशा शफ़क़त का ताल्लुक उनका रहा है, वो बड़े शफ़ीक रहे हैं। हम्म। तो मैंने वहाँ मिली नगमा पढ़ा, तो मेरी सेकंड पोज़ीशन आ गई हम्म। मिली नगमे में ना, और मैं बहुत खुश कि यार मैंने म्यूज़िक के साथ आज जो है ना पोज़ीशन ली है गा के। इतने में मुझे एक दोस्त की, जो वो नात वाले कॉम्पिटिशन में मेरे साथ कम्पीट करने आया हुआ था, हम्म। उसकी कॉल आती है। वो पंजाब यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक है, और मेरे सीनियर हैं, और मेरा इज़्ज़त का उनसे रिश्ता है, जीएम शाह। अच्छा, गुलाम मुर्तज़ा शाह तो नहीं? जी, जी। हाँ। तो वो जी जीएम शाह साहब ने मुझे कॉल की, और उन्होंने कहा कि यार मुबारक हो, ये तो नसीब की बात है, हम्म। तो ये तो जिसके नसीब में हो। तो थोड़ा मैं हैरान हुआ हम्म। कि ये क्या बात कर रहे हैं। मुझे भूल गया ना, मैं नात का भी एक कंपटीशन लड़के आया हुआ हूँ, तो उसके रिजल्ट क्या आए हैं। तो उसने कहा यार वो तुम्हारी ना फर्स्ट पोजीशन आई वहाँ नात कंपटीशन नात में। कंपटीशन में। अच्छा, मैंने ट्रॉफी पकड़ी है, मैं अलहमरा में अभी फुल हैप्पी हूँ कि यार मेरी सेकंड पोजीशन आ गई, तो उधर मेरी फर्स्ट आ गई। तो अब मैं वहाँ पहुँचा, और वहाँ एक शील्ड मुझे उन्होंने दी, सर्टिफिकेट दिया, और बड़ी तो हम आ गए। तो 3-1 महीने, ढाई 3 महीने गुजर गए, कॉम्पिटिशन वगैरह में हम जाते रहे। एक और मुकाबले में मैं पहुंचा, तो वहाँ पर जीएम भाई भी आए हुए थे। जीएम भाई ने मुझे कहा कि यार कैसा रहा सारा? मैंने कहा क्या कैसा रहा? कह रहे हैं वो हमें बताओ यार, ये तो हर मुसलमान की ज़िंदगी की एक ख्वाहिश है वहाँ जाना। मैंने कहा कहाँ जाना बॉस? कह रहा है क्या मतलब, तुम उम्रा नहीं करके आए? मैंने कहा कौन सा उम्रा? उन्होंने कहा कि वो जो तुम्हारी पोजीशन आई थी। मैंने कहा तो वो आई थी। हम्म। उन्होंने कहा तो उस फर्स्ट पोजीशन के साथ उम्रे का टिकट इनाम था। ओ। मैंने कहा मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि उम्रे का टिकट भी इनाम था। हम्म। उसने कहा नहीं यार, इसीलिए तो हम सारे इतने वो मुबारक दे रहे एक्साइटेड थे। थे और मुबारकें दे रहे थे तुम्हें कि तुम्हारी वहाँ पे अल्लाह ताला ने ये तुम्हारे नसीब में ये चीज़ लिखी। हाँ। तो वो जी, मैंने तो मेरे तो वो हो गया ना एकदम, कह रहे 2.5 महीने हमें पता ही नहीं चला। तो खैर मैं ओहो। कॉलेज गया, और मैंने जो हमारी प्रोफेसर थी, जो हमारी हेड थी, मैंने उनसे हम्म। जाके ये सारी चीज़ डिस्कस की कि इस तरह मुझे तो ये बताया गया है, तो आप ऑफिशियली उनसे हम्म। पता करें। तो उन्होंने जब शालीमार मेडिकल डेंटल कॉलेज में कॉल की, तो उन्होंने कहा हाँ, वो तो हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि वो कब आएँगे, तो उनकी अमानत है, वो उम्रे का टिकट बिल्कुल था। तो वाह। वो हम जब वहाँ पे गए, वो उम्रे का टिकट बिल्कुल था मेरे लिए। और लेकिन पता ये चला कि उस वक़्त, मुझे नहीं पता अभी क्या रूल्स हैं सऊदी अरेबिया के, उस वक़्त ये थे कि मैं उस वक़्त छोटा था, उस एज से जो अकेला ट्रैवल कर सके। अच्छा। तो किसी यानी मैं अपनी वालदा के साथ ट्रैवल कर सकता था या वालिद के साथ यू में। वर स्टडिंग एट दैट टाइम? यस। हाँ। तो वो मैं जा नहीं सकता था अकेला। तो उन्होंने कहा आप पैसे ले लें हम्म। इसके ना, जो उम्रे की टिकट के बनते हैं। हम्म। तो मैंने उन्हें कहा कि आप भई ऐसा करें कि आप मेरी वालदा को भेज दें। सबसे अच्छा फैसला। तो वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा बिल्कुल हम इसके ऊपर। तो वो वालदा जब फिर आईं उम्रे से,
उम्रा करके। तो वो पहले जो वो कहती थी ना कि ये नहीं करना म्यूज़िक सीखना नहीं है, अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये डाली कि बच्चा एक होता है ना, शायद उन्होंने ये भी समझा कि इस बच्चे की वजह से या इसकी आवाज़ की वजह से अल्लाह ने मुझे अपने घर की ज़ियारत करवाई है। तो उन्होंने आके मुझे कहा कि बेटा ऐसे है कि अपने एथिक्स और इन चीज़ों का ख़्याल करना, कभी नहीं भूलनी। लेकिन अपना शौक है तो उसको तुम। तो फिर मैंने म्यूज़िक प्रॉपर सीखना शुरू किया ओके। और मैं एक म्यूज़िक एकेडमी में गया। मेरे उस्ताद जी अभी भी अल्लाह ताला उनको सेहत सलामती की ज़िंदगी दे। उनका नाम है उस्ताद ताहिर परवेज़ साहब। वो स्कीम मोड के अंदर एक एकेडमी हुआ करती थी। अभी वो इकबाल टाउन में है हम्म। और एकेडमी का नाम है अल फिरोज़ म्यूज़िक एकेडमी हम्म। और वो अभी भी बच्चों को सिखाते हैं। तो मैं उनके पास, वो मेरे पहले उस्ताद थे म्यूज़िक। और ये तब की बात है जब आप कॉलेज में थे? कॉलेज में फर्स्ट ईयर अच्छा, सेकंड ईयर टाइप वेरी अर्ली। होता है ये, 2011-12 टाइप की बात है। ओके। तो वहाँ से फिर प्रॉपर म्यूज़िक की लर्निंग शुरू हुई। बाकायदगी से जो एक तरीक़ाकार होता है म्यूज़िक के अंदर, एक रस्म होती है गंडा बांधने की, हाँ, कि शागिर्दी। शागिर्दी की रस्म होती है और फिर उस्ताद आपको प्रॉपर तालीम देना शुरू करते हैं। तो वहाँ से शुरू हुआ ऐसे करके, होते-होते मैं उस वक़्त यूनिवर्सिटी में था, पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरी डिग्री चल रही थी, जब मुझे मेरे एक दोस्त हैं बहुत प्यारे, समी खान, उनकी मुझे कॉल आती है कि मैंने किसी से मिलवाना है तुम्हें। तो और मैं इंटर्नशिप कर रहा था उस वक़्त एक चैनल के अंदर एज़ एसोसिएट प्रोड्यूसर। ओके। मुझे वो जॉब भी ऑलमोस्ट मिल गई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि यार कब फ्री हो रहे हो? मैंने कहा 7 बजे मुझे शो रिकॉर्ड करके मैं फ्री हूँ। तो उसने कहा यार मुझे मिलवाना है किसी से, तो मैं पिक कर रहा हूँ। वो आए, उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया और वो मुझे ले गए जुल्फ़ी भाई के पास। अच्छा, मुझे उस लम्हे तक जुल्फ़ी भाई के बारे में नहीं पता। मालूमात नहीं थी कि जुल्फ़ी भाई कौन है। व्हाट अ ग्रेट। क्योंकि मैं आपको, जैसे मैंने पिछला रिकॉर्ड सारा बताया है, कि मेरा म्यूज़िक से और म्यूज़िक इंडस्ट्री से और इन चीज़ों से तो वास्ता ही नहीं था। वो तो कॉलेज में आके कहीं मुझे पता चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा लोगों को मैं नहीं जानता था। मुझे ईपी बैंड के बारे में पता था, पर मुझे जुल्फ़ी भाई के बारे में इनफ़रादी तौर पे उस वक़्त तक नहीं पता था। तो हम उनसे मिले, उन्होंने मुझे कहा कुछ सुनाओ। मैंने उनको एक राग दरबारी की एक बंदिश थी शायद, वो सुनाई। उन्होंने कहा कुछ लाइट ऐसा, तो मैंने कोई गज़ल या कोई ऐसी चीज़ सुनाई। तो उन्होंने, और हम अच्छे से चाय-वाय हमने पी और बड़े अच्छा एक सेशन रहा और उसके बाद मैं समी भाई के साथ वापस आ गया। तो वो 2 ढाई महीने बाद समी भाई ने मुझे कॉल की कि यार वो तुम्हें नेस्कैफ़े से कॉल नहीं आई? तो मैंने कहा मुझे नेस्कैफ़े क्या है? उन्होंने कहा तुम्हें नेस्कैफ़े बेसमेंट का नहीं पता? मैंने कहा नहीं। उस वक़्त तक 3 सीज़न आ चुके थे। हाँ। लेकिन मैं इतना ज़्यादा, मैं उसी बबल में था अपने। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज ही नहीं था कि किधर क्या हो रहा है, इंडस्ट्री क्या है, फलाना क्या है। तो हम हैप्पी थे अपने कॉलेज के कॉम्पिटिशन जीत के और अपनी उसमें चल छोटी सी दुनिया चल छोटी-सी रही है। दुनिया चल रही थी और बड़ा खुशगवार सा माहौल था। तो उन्होंने मुझे नेस्कैफ़े के बारे में पहले सारा कुछ बताया, फिर जुल्फ़ी भाई के बारे में। तो उन्होंने कहा याद है वो बंदे से मिले थे? मैंने कहा कह रहे हैं वही तो हैं जुल्फ़ी जो इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो मुझे एकदम वो हुआ कि मैंने कहा अच्छा, तो वो ऑडिशन था? उन्होंने कहा वो ऑडिशन था। हाँ। जुल्फ़ी भाई कोई ऐसी आवाज़ तलाश कर रहे थे, तो वो चूँकि आपस में दोस्त थे पुराने, तो उन्होंने समी भाई से कहा था कि यार मुझे कि इस तरह की एक रॉ आवाज़ बहुत चाहिए। सही। तो समी भाई ने उन्हें और भी कुछ दोस्त रिकमेंड किए और साथ में मुझे भी रिकमेंड किया, तो मैं उन्हें समझ आ गया। तो ख़ैर वो, मुझे अगले दिन कॉल आ जाती है नेस्कैफ़े से और वहाँ मैं जाता हूँ जैम पर और फिर वो तेरे जया और दिसदा का पूरा प्रोसेस, वहाँ पे लियो ट्विन्स से मेरी पहली दफ़ा मुलाकात होती है जैम पे। वहाँ असफ़र हुसैन जो बयान के वोकलिस्ट हैं, वो वहाँ पर अपना जैम कर रहे थे अपने गाने के लिए और बहुत सारे म्यूज़िशियंस जिनसे मेरा ताल्लुक उस दिन बना, जो आज इंडस्ट्री में हैं। तो वो नेस्कैफ़े वाला गाना बना। मैं उस वक़्त, मेरे आखिरी 2 सेमेस्टर्स रहते थे जब वो गाना रिलीज़ हुआ। यानी मैं अभी यूनिवर्सिटी के अंदर ही था। कौन सा वाला गाना है? तेरे जया और दिसदा, अच्छा, नेस्कैफ़े अच्छा। हाँ। बेसमेंट सीज़न 4। राइट। वो गाना, अब मुझे तो पता ही नहीं था कि यार गाना हिट कैसे होता है और हिट हो जाए तो क्या करते हैं, और मुझे तो कोई इल्म नहीं था इस बारे में। वो गाना हो गया बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह। जो भी पैमाना है ये मेजर करने का कि गाना हिट कैसे होता है, वो वैसे हो गया। अब वो रोज़ टेलीविज़न के ऊपर आ रहा है रिपीट पे, हर चैनल पे उसका एक उन्होंने एयर टाइम लिया हुआ था और फिर सोशल मीडिया के ऊपर और वो सारा, तो उसका तो 2-4 दिन के अंदर तो वो क़यामत बर्पा हो गई। अब मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि क्या होती हैं, क्या नहीं है। मैं उसी तरह सुबह बैग पहना है, बाइक स्टार्ट की, मैं यूनिवर्सिटी पहुँच गया।
4-6 दिन जब गाने को हो गए, हम्म, यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ तो एक मतलब अब वो मेरे लिए एक नया दिन था। कि अब दूसरे डिपार्टमेंट से लोग जो है वो देखने आ रहे हैं कि वो ज़िशान अली यहाँ पे है। हम्म, तो आहिस्ता-आहिस्ता मुझे मेरे जो करीबी दोस्त थे उन्होंने कहा कि यार तुझे पता नहीं है तू स्टार बन गया और ये वो। मैंने कहा यार मुझे तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो उनको भी बेचारों को क्या पता होगा वो तो वो भी वो कह रहे हैं कि बस ऐसा ही है अब मतलब हमें क्या पता है अब कि जो क्या हो करना रहा है वो चाहिए? हो रहा है। तो खैर हम लोग इसी तरह मलंगों की तरह, दरवेशों की तरह फिरते चलते रहे वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर। हम्म, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर है कि रियलाइज़ेशन होना शुरू हुई कि शोज़ के लिए कॉल्स आना शुरू हुई और मेरा अल्लाह ताला ने मेहरबानी ये की या एक ब्लेसिंग कहें, नेमत कहें, क्या कहें, मेरी लक कहें कि मेरे शो शुरू हुए इंटरनेशनल से। हाँ, आई यानी इससे वाज पहले कि मैं पाकिस्तान में परफ़ॉर्म करता, मैं 2016 की बात कर रहा हूँ। हम्म, तो पहला शो मुझे आता है दुबई से, कॉल आती है कि और वो भी मुझे जुल्फ़ी भाई की कॉल आती है कि ज़ीशान दुबई में मेरे अज़ीज़ हैं कुछ, जानने वाले हैं। हम्म, तो वो तुम्हें बुलाना चाहते हैं, तो वो ऐसे-ऐसे मैं उनसे नंबर शेयर कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा तुम्हें बता दूँ। हम्म, साथ में उन्होंने मुझे गाइड भी किया क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था हम्म। कि एक मैनेजर होता है जो आर्टिस्ट के लिए सारी बात करता है। तो उन्होंने कहा तुम्हारा मैनेजर कौन है? तो मैंने कहा मुझे तो उन्होंने पूरी एक मुझे जैसे मेंटोर्स को करना चाहिए। दिस वाज बिफोर यू गॉट मैरिड? शादी 2 से इयर्स बहुत बिफोर शादी से माय 2 साल मैरिज, पहले। यस। ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह तुम एक मैनेजर रखो और अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें कोई ऐसा बंदा दे देता हूँ कि जिस जो ये चीज़ें देखे, क्योंकि अब तुम्हें अंदाज़ा नहीं है हम्म, कि अल्लाह ताला ये चंद लोगों के साथ होता है, जो तुम्हारे साथ अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है कि तुम्हारा गाना पहला ही कि पहला पंजाबी च मिसाल है कि पहली चोरी तो पहला ही फा। माशाल्लाह। वो होया कि पंजाबी बीच में हाँ, बोलता वो नहीं, जो मर्जी बोले। बीच-बीच में खुद ही हो जाएगी पंजाबी, तो रोक नहीं अच्छी सकता। बात है यार। वो हुआ ये कि वो मुझे गाइड किया उन्होंने सारा, हम लोग गए वहाँ पे, हम्म, वो शो ज़बरदस्त रहा हम्म, और वो जो ऑडियंस थी उनका तो मतलब वो हो गया ना एक उसके बाद दुबई के अंदर एक वो नहीं हो गई कि अ, हर रोज़ मुझे कॉल्स आने लग गई ना, ये हम वापस आए और उसके बाद दुबई ऐसे हो गया कि जैसे हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते के बाद हम जैसे कराची हो गया। जैसे कराची हो गया। हम्म, तो हम लोग दुबई जा रहे हैं, शोज़ कर रहे हैं और प्राइवेट शोज़। हम्म, अच्छा, अभी वो वाले जो पब्लिक शोज़ होते हैं वो वाला नहीं कुछ हो रहा, लेकिन प्राइवेट शोज़ का ऐसा हो गया कि प्राइवेट शो में तो अब जाएगा ही ज़ीशान ना अब। हम्म, तो हम बहुत शोज़ किए वहाँ पे, उसके बाद पाकिस्तान में भी आने लगे, यूनिवर्सिटीज़ के शोज़ आने लगे। तो हमें परफ़ॉर्म करना आ चुका था तब तक बहुत अच्छे हम्म, से। वजह ये थी कि मैं म्यूज़िक सोसाइटी को एज़ अ प्रेज़िडेंट देख रहा था और हम बैटल ऑफ बैंड्स लड़ते थे और हम लोग जब पंजाब कॉलेज के वो जो सालाना 60-70 शोज़ होते हैं, हाँ, तो हमारी ज़िम्मेदारी ये होती थी कि जो भी आर्टिस्ट आ रहा है आपने ओपन जो है ना वो इन्होंने करना है। हम्म, लड़कों ने ना जो सोसाइटी के हैं। हाँ, तो हमने आतिफ़ असलम भाई के बेशुमार शोज़ ओपन किए हुए हैं, सजाद अली साहब के इतने शोज़ ओपन किए हुए हैं उस टाइम के ऊपर। उस टाइम के ऊपर हमने पुराने कुछ आर्टिस्ट उनके शोज़, सीनियर जो हैं उनके शोज़, तो हमें पता था कि स्टेज को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, अरेंजमेंट क्या होती है, तो एक कॉन्फिडेंस भी आ चुका था कॉम्पिटिशन्स हाँ, जीत-जीत के। ठीक है। वो सारा कुछ होते वो यहाँ तक आ गया कि 2025 है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हम भी लगे हुए हैं और और टाइम लोग, बहुत तेज चल रहा है। टाइम तेज़ चल रहा है, लेकिन ब्लेसिंग ये है हम्म, कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने एक इंटरव्यू में फ़रमाया कि जब अल्लाह ताला किसी पर मेहरबान हो जाए, किसी आर्टिस्ट पर, तो वो ऑडियंस के दिलों में उसको डाल देता है हम्म, कि फिर लोग आपसे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर वो आपको क्रिटिकली जज नहीं करते चीज़ों पे, बस वो आपकी चीज़ों से प्यार करते हैं और वो रेलेवेंसी खुद ब खुद कुदरत क्रिएट कर देती है। तो वो रेलेवेंसी ऐसी क्रिएट हुई है कि मैं अभी जब पॉडकास्ट शुरू नहीं हुआ था तो आपको डिस्कस कर रहा था कि घर वालों के लिए टिकट्स मैनेज करना या सीटें मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हम्म, इतना लोग प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं कि यहाँ हम शो अनाउंस करते हैं और इतने ज़्यादा गिले-शिकवे हर दफ़ा रह जाते हैं जिन दोस्तों को नहीं मिल पाती। तो वो एक चल रही है, एक कमिटमेंट मेरे और मेरी काम को ऑडियंस, लेके। मेरे सुनने वाले, प्यार करने वाले लोगों के दरमियान वो एक कनेक्शन चल रहा है हम्म, और अल्लाह ताला करे कि वो चलता रहे। बहुत आला, बहुत आला। मेरा ना मानना है शान भाई एक बात के
जो दरख्त होते हैं ना, ये जो लंबे लंबे बड़े बड़े हम्म, दरख्त होते हैं, उनको कोई फल नहीं लगा होता। जिसको फल लगा होता है वो झुका होता है। बेशक है सही। तो आई थिंक अल्लाह हैज ब्लेस्ड यू विद अ अल्हम्दुलिल्लाह lot, अल्हम्दुलिल्लाह। and I can see that you're very down to earth. I think this is our first meeting. हाँ, प्रॉपर हम मीटिंग। प्रॉपर मीटिंग हमारी पहली है। हम तो शायद मिले थे एक शादी में, मुलाकातें हमारी बस ऐसे इधर ऐसे उधर होती रहती, इधर उधर होती रहती है, लेकिन लेकिन आज हम शायद बैठे पहली दफा हैं बैठे हम बातचीत पहली करने। दफा। 2 साल शादी से पहले जब किसी ने कहा कि मैनेजर रख लें, तो फिर हम्म, मैनेजर मिल गया था। अच्छा। मैनेजर तो मिल गए थे, लेकिन अच्छा मैनेजर, अच्छे से मेरी मुराद ये है मैनेजर अच्छा। इंसान तो वो बहुत अच्छे थे, मेरे दोस्त हैं, अच्छा। अभी भी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो मैंने अपने सर्कल में ये देखा कि यार किसकी कम्युनिकेशन की हम्म। वो चीज़ें अच्छी हैं। जो जुल्फ़ी भाई ने मुझे गाइड किया कि यार उसको बात करने की अच्छी तमीज़ होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए और अपनी बात डिलीवर करनी आनी चाहिए। हम्म। तो वो जो भी मेरे दोस्त अहबाब थे, उनमें से मैंने देखा, तो एक दोस्त को मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि आपने अब ये करना है। तो वो करने लगा, ज़ाहिर है उसे पहले भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसे चीज़ें तो आहिस्ता-आहिस्ता वो भी सीख रहा था बेचारा। हाँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो जिसका कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साझे। हम्म। तो वो ग्लिचेस, लॉजिस्टिकली चीज़ें उसको मालूमात नहीं थी बिल्कुल म्यूज़िक के बारे में। तो हम लोग, अब जैसे मैंने बताया कि शुरू ही इंटरनेशनल शोज़ से हुआ। दुबई से। तो वहाँ पर लॉजिस्टिक्स में हमें क्या-क्या चीज़ें दरकार हैं, वो उसको पता ही नहीं थी चीज़ें, तो वो कभी चीज़ें मिस हो जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, कभी फाइनेंशियल मामलात में, क्योंकि वो जो दोस्त उस वक़्त मैनेज करना मुझे शुरू होगा हुआ था, मैं नाम तो नहीं लूँगा उसका, लेकिन वो उस वक़्त पढ़ रहा था साइकोलॉजी। अब अच्छा। एक साइकोलॉजी वाले बंदे को अकाउंट्स के बारे में भी उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और एक आर्टिस्ट को मैनेज करना और फिर म्यूज़िक का नॉलेज होना, हम्म। ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज़ हमें फेस करने पड़े। फिर मैंने एक और बंदे को कर लिया, फिर एक और बंदे को, फिर तो होता ये आया कि आहिस्ता-आहिस्ता, और मुझे मैनेजर का एक्चुअल रोल ये नहीं होता कि वो आपकी डील डन करके उसके बाद स्मूथली ट्रांज़ैक्शंस करवा दे। हम्म। मैनेजर वो शख्स होता है जो आपके अगले 10 साल प्लान करता है। ये मुझे एक मोमेंट पे रियलाइज़ेशन हुई। वो मोमेंट क्या था कि 2 साल वो गाना टॉप पर रहा। जितने भी गाने इधर-उधर से रिलीज़ हो रहे थे, वो गाना उनके अंदर ही कहीं 2 साल तक टिका रहा। तो भरपूर शोज़ हमने किए और एक कमाल किस्म का एक जर्नी हमारी रही। हम्म। उधर मुझे ये गाइड करने वाला मेरे पास कोई इंसान नहीं था, जो मुझे बताता है कि यार एक गाना तो हो गया, हम्म। शोज़ भी आ गए, रिकॉग्नाइज़ भी लोगों ने कर लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया। हम्म। अब आपको अपना ओरिजिनल म्यूज़िक बनाना है या मज़ीद कंटेंट आपको करते रहना है। मैं स्टूडेंट था, मैंने बताया मेरी यूनिवर्सिटी साथ-साथ चल रही थी, तो मुझे खुद भी ये एहसास नहीं हुआ। 2 साल के बाद वो फ़ेड होना शुरू हो गया, वो फ़ेम, वो गाना भी ज़ाहिर है कहीं नीचे आ गया नंबर्स में। कौन सा गाना था? तेरे जो और दिस दा नेस्कैफ़े वाला। हाँ, वो तो आज भी हिट है यार। तो लेकिन वो हिट तो आज भी है, लेकिन वो जो होता है ना कि आप अभी मंथली, सालाना जो एक नंबर आता है कि ये गाने थे जो इस साल रहे, तो उस लिस्ट से वो कहीं निकल गया उस दौरान। हम्म। तो एक दफ़ा फिर शायद मैं वहीं आके खड़ा हो गया जहाँ से मैं शुरू हुआ था। इस हवाले से कि वो जो शोज़ आ रहे थे और जो प्रोजेक्ट्स के लिए कॉल्स आती थी, वो बिल्कुल बंद हो गई, वो गाना भी फ़ेड हो गया और वापस हम यूनिवर्सिटी में, और डिग्री ख़त्म हो रही थी। तो 2018 में हमारी शादी हो जाती है। एकदम एकदम से शादी पे आ गए नहीं, नहीं, यार। एकदम नहीं, हम मैं और इर्ज़ा, ये वाली कहानी सबको पता है ऑलरेडी शायद, बहुत सारी जगहों पे मैंने बताई है कि मैं और इर्ज़ा कॉलेज से साथ थे, फर्स्ट ईयर से। क्लास फेलोस। क्लास फेलोज़ नहीं थे, अपना कैंपस हमारा डिफरेंट था, हम्म। लेकिन इर्ज़ा भी एज़ डिबेटर सोसाइटी में थी और मैं उस सोसाइटी में प्रेज़िडेंट था। हम्म। और तो हमारी मुलाकातें रहती थी, और 2010 में ही हमने ये 10-11 में हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हम शादी करेंगे, लेकिन राइट टाइम पे। जब भी करेंगे हम ही शादी करेंगे। तो ये वाली कहानी मैंने काफ़ी डिटेल में काफ़ी जगहों पे बताई हुई है कि हम कैसे अच्छा। मिले। अच्छा। अच्छा। तो बहरहाल वो 2018 में इर्ज़ा उस वक़्त कराची में थी। कराची में ये एज़ अ न्यूज़ एंकर ARY के साथ एसोसिएटेड थी। तो मैं भी ज़्यादातर वहीं पाया जा रहा होता था। इस वजह से कि इर्ज़ा वहाँ पे हैं, तो कराची के शोज़ वग़ैरह कुछ छोटी-मोटी रिकॉर्डिंग आती थी, तो मैं वहाँ चला जाता था, कुछ दिन वहाँ रुक जाता था।
तो हमने तय किया शादी करते हैं और हमने अपने घरों पे कॉल की और फिर खैर से शादी हुई। तो शादी के बाद वाले जो 2-4 साल हैं, 2-3 साल, हुँ, वो सबसे कीमती टाइम शायद मेरी ज़िंदगी का है, जहाँ आपको बहुत बड़ी-बड़ी रियलाइज़ेशंस बड़े खूबसूरत अंदाज़ में और कम वक़्त में हो जाती हैं, जिनसे आपकी लाइफ़ बिल्कुल तब्दील हो सकती है। जैसे कि मुझे अपनी लाइफ़ पार्टनर को बहुत अच्छे से जानने का मौका उन 3 सालों में, शादी के पहले 3 सालों में ही मिल गया, एज़ अ लाइफ़ पार्टनर। हुँ, कैसे कि उस वक़्त ना तो मैं कुछ कमा रहा था, ना मेरे पास शोज़ थे, ना मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग थी। इर्ज़ा जॉब करती थी और इनकी सैलरी जो आती थी, मेरे अखराजात भी उसी से निकल रहे होते थे। वाओ! तो वो जो किताबों में और कहानियों में और जो ऐसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बातें सुनते हैं कि सपोर्टिव लाइफ़ पार्टनर क्या होता है, तो वो मैंने फ़िज़िकली एक्सपीरियंस किया। हुँ, अंदर ही अंदर मुझे ये एतमाद अल्लाह ताला की तरफ से हमेशा था कि मुझे भरोसा था अल्लाह की ज़ात पे कि एक मौका मुझे दोबारा ज़रूर कुदरत देगी। तो मैं और इर्ज़ा सपोर्टिव रही, इन्होंने हर हवाले से मुझे वो क्या कहते हैं कि कभी महसूस होता है ना कि बंदा करवा देता है कि यार तुम कुछ कर नहीं रहे, या तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, हुँ, बल्कि सपोर्ट हमेशा उसने किया। और फिर ये होता है कि और मैं साथ में अपनी वो जो मेरी कंसेक्टिव चीज़ें बनाने वाला जो प्रोसेस था ना, इतनी देर मुझे ये आ गया था कि यार मुझे अपना म्यूज़िक करते रहना है। हुँ, क्योंकि ये थी वो सबसे बड़ी गलती जो मुझे रियलाइज़ हुई थी कि मैंने तो अपना म्यूज़िक ही नहीं बनाया। नेस्कैफ़े का एक गाना आया, उसने मुझे बड़ी इज़्ज़त दिलवाई, लेकिन मैंने क्या किया? अपना कंटेंट नहीं तो बनाया। मैं उसके बाद शादी के टाइम तक मुझे ये रियलाइज़ेशन हो गई थी कि यार मुझे ना अपना काम करते रहना है, जो मर्ज़ी हो जाए। हुँ, तो कराची में हम वहाँ पे मेरे बहुत कुछ मुनासिब दोस्त बने। वो भी एक ब्लेसिंग की तरह मुझे मिले। बिग फुट म्यूज़िक, हामिद खान और सुहेब लारी। तो हमने मिलके कुछ ओरिजिनल गाने, तो 8-10 गाने मेरे ओरिजिनल आ चुके थे, जिनके ऊपर को हल्के-फुल्के वही कोई 50,000, किसी पे 40,000, किसी पे 10,000 व्यूज़ थे। लेकिन मैं बनाए जा रहा था। गाने अपने ओरिजिनल बना-बना के, जैसी भी हम स्टूडियो में वीडियो शूट करते थे, और हुँ, अच्छी वीडियोज़ हुई हुई हैं। क्योंकि वो हमद भाई जो हैं वो डायरेक्टर भी हैं और उनका एक नाम है इंडस्ट्री के अंदर, कमर्शियल्स के अंदर और उन चीज़ों में। तो वो जो भी बेस्ट मेरे लिए कर सकते थे वो मेरा म्यूज़िक बनाते थे, मेरी म्यूज़िक वीडियो बनाते थे। तो वहीं पर एक 22-24 गानों का लाइव सेशन हम रिकॉर्ड करते हैं इत्तेफ़ाक से, हुँ। प्लान करके नहीं। वो भी सबको कहानी मैं बहुत दफ़ा सुना चुका हूँ। तो वो जो 22-24 गाने थे, हुँ, उनमें से एक गाना था सादगी, दूसरा था नियत शौक़ भर ना जाए कहीं, ग़ज़ल नासिर हुँ, काज़मी साहब की। तीसरा था वादा शिकन, हुँ, चौथा था दिलड़ी लुटी, पाँचवाँ था बीत चली रैन, छठा था आज कोई बात हो गई, सातवाँ था गुलों में रंग भरे, हुँ, आठवाँ था शहर दर शहर लिए फिरता हूँ मैं तन्हाई को। बेसिकली वो 22-24 ऐसे गाने थे, जो कि कमर्शियल गाने नहीं थे। हुँ, सही। होता है ना कि आपका मिज़ाज ये होता है कि इस वक़्त ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, हर जगह जो गाना सुनने को मिले आप वही गाते हैं। तो यस, मेरा शुरू से ये मिज़ाज नहीं था। जॉनरा। जॉनरा भी नहीं था, मिज़ाज भी नहीं था। हुँ, हुँ, मेरा होता था कि मैं हमेशा जो मेरे नज़दीक गानों के अंदर वो है ना कि जिससे मुझे फ़ील आए, तो वो मुझे हमेशा ऐसे गानों से आती थी जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस नहीं नहीं होते, है। लेकिन खूबसूरत कॉम्पोज़िशंस होती हैं, शायरी अच्छी होती है। तो ये सारे वो गाने थे 22-24। तो मैंने उनको ऐसे ही एक ही टेक में गा दिया और एक ही फ्रेम पे कैमरा पड़ा हुआ है, वो वीडियो पूरी बन रही है। तो वो हमद भाई ने मुझे वो सारे कट करके और मेरे ऑडियो के साथ सिंक करके वो 22-24 वीडियोज़ दे दी कि यार ये रिकॉर्ड किया है हमने तुम्हारा। हुँ, मैंने वो सारी 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर यूट्यूब पे अपलोड कर दी। मुझे ये भी सेंस नहीं थी कि यार एक-एक करके ये एपिसोड बना के या कैसे हुँ, करके इसको हम करें। वो ये हुआ कि 2020-21 के अंदर अचानक कोई अल्लाह की तरफ से कोई मेहरबानी हुई कि सादगी उसमें से ट्रैक जो है वो अचानक उसके नंबर्स बहुत बढ़ गए ना स्पॉटिफ़ाई पे और दीगर जो हुँ, स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। तो जिस रिकॉर्ड लेबल के साथ मैं काम कर रहा था उसकी मुझे कॉल आई, अनस आलम खान की, ए फॉर अलिफ रिकॉर्ड्स। उसने कहा कि यार ये तो मतलब ये क्या सीन है? तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है कि एक अच्छा वो जब सादगी वायरल हुआ
वायरल लफ्ज़ मुझे पसंद नहीं है, वायरल नहीं कहूँगा क्योंकि अभी वो लोग अभी भी उससे उतना प्यार कर रहे हैं, वायरल चंद एक दिन के लिए होती है चीज़, यस। तो वो शायद लोगों के दिल को लग गई बात। तो वो उसके बाद लोगों ने नियत शौक सेकंड ट्रैक बन गया, वो भी हो गया, तीसरा वादा शिकन भी ऊपर चला गया, पुल जान साहब गम दुनिया दे और गुलों में रंग भरे और बीत चली रैन और दिलड़ी, तो वो 22-24 ट्रैक जो हैं और दोबारा से तेरे जे और दिसदा हिट हो गया कि जाहिर है जब लोग सुन रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि और क्या क्या इस आर्टिस्ट का काम पड़ा हुआ है, तो वो तेरे जे और दिसदा दोबारा से हिट हो गया और मैंने वो जो 8-10 अपने ओरिजिनल बनाए हुए थे वो भी लोगों को सुनने को मिल गए, तो वो भी एकदम से तो नॉमिनेशन आ गई लक्स स्टाइल अवार्ड के अंदर मेरे एक गाने ओरिजिनल गाने की। उसके बाद पीसा अवार्ड्स पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड, उसके अंदर मेरी नॉमिनेशन आ गई सिंगर ऑफ द ईयर के अंदर। फिर यहाँ पे एक सेपमा अवार्ड्स होते हैं लाहौर में, उसमें नॉमिनेशन आ गई। तो कंजेक्टिव कोई 8-10 अवार्ड्स के अंदर नॉमिनेशन और 1-2 अवार्ड भी मिल गए। वाह। अब में और पहले में फ़र्क ये था कि उस वक्त मैं स्टूडेंट था और मुझे ज़ीरो पता था कि इसको परसू कैसे करते हैं, फेम को कैसे संभाला जाता है, एज अ फाइनेंशियली करियर। कैसे मैनेज की जाती हैं चीज़ें, और कंटेंट वाइज आपको बीइंग एन आर्टिस्ट अपना कंट्रीब्यूशन भी करना होता है, सिर्फ गाने का मज़ा नहीं लेना होता बैठ के। तो वो चीज़ें मैं अभी अल्लाह ताला ने मुझे पहले रियलाइजेशन करवाई कि कौन से गलत फ़ैसले और कौन सी कोताहियाँ और ख़ामियाँ थीं जिनकी वजह से पहले एक फ़ेम मिला और वो फ़ेड हो गया। अब की बार मैं शायद वेल प्रिपेयर्ड था। मुझे पता था कि ये कनेक्शन अगर आज शुरू हुआ है मेरा लोगों के साथ और लिसनर्स के साथ, तो मुझे इस रिलेशन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। तो अब मेरे दिमाग में प्लान्स थे कि यार मुझे ऐसे कंटेंट बनाना है, मुझे फाइनेंसेस को ऐसे मैनेज करना है, मुझे अपने ओरिजिनल म्यूज़िक के ऊपर काम करना है। मुझे और सबसे बड़ी और बारीक बात, मैनेजर। हाँ। तो एक हम मेरा छोटा भाई है और मेरे बहुत क्लोज़ दोस्त हैं, उनको मैनेज करता है, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, नाम अगेन नहीं चल। मुनासिब समझूंगा लेना। तो वो मुझे लगा वो बहुत अच्छा मैनेजर है अच्छा। और छोटे भाइयों की भी तरह है। हाँ। तो मैंने उसे कहा कि यार तुम मुझे भी मैनेज करो। हम्म। तो उसने उस वक्त मेरी प्रोफाइल और जो भी चीज़ थी उसको देखते हुए कहा कि यार मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपको एक बंदा दे देता हूँ, वो आपको देख लेगा। तो मैंने उसे बिठाया, मैंने कहा देखो तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं ये वन टाइम ऑफर है, क्योंकि मैं इतना प्रिसाइज हूँ अपनी यू आर वर्किंग क्लियर के बारे में अबाउट योर प्लान्स। हाँ। कि अगले 6 महीने के बाद शायद तुम चाहो और तुम मुझे मैनेज ना कर सको। तो ये 6 महीने मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ और खुदा की तरफ से मुझे उम्मीद भी और इतनी इसमें है। कोई आकड़ नहीं है, नहीं, नथिंग। मतलब मैं मैंने क्लियर उसे करना ये चाहूंगा बात, लोगों को ये नहीं, ना नहीं, लगे। नहीं, नहीं, कुछ अल्लाह माफ़ करे, हाँ, इसमें क्या आकड़ ये होगी। क्लियर करना बड़ा जरूरी। मैंने सिर्फ उसको प्रोफेशनली हाँ। मैंने कहा ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो ये वाले 6 महीने गुजार लेगा मेरे साथ, उसको सब समझ आ जाएगा मेरे प्लान्स क्या हैं। तो ऑब्वियसली। फिर मैं उसे बदल नहीं पाऊँगा उस वक़्त। तो उसने कहा कि शायद होता है ना कि बातें तो क्या है कोई भी कर लेता है। लेकिन मुझे अल्लाह पे बड़ा ही भरोसा था और उसके ख़ज़ानों पर मुझे इतना एतमाद था कि अल्लाह ने मुझे, तो वो 6 महीने तो मैं घर आया और मैं थोड़ा डिसहार्ट भी था कि यार, तो मैंने इर्ज़ा से बात की, मैंने कहा इर्ज़ा ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मैनेज करो। अच्छा, ये आपने इर्जा को कह दिया कि मैं चाहता हूँ आप मैनेज करो? हाँ, हाँ, मैंने आके उससे तो इर्जा ने नहीं आपको कहा? नहीं, नहीं, इर्ज़ा ने तो मुझे कभी नहीं कहा। मतलब कोई इस तरह की कोई नहीं, नहीं, सजेशन नहीं आया? इर्ज़ा देखिए मैं लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, हम लोग मुल्क से बाहर ट्रैवल करते हैं ना जब, तो आप यकीन करें मैं खुदा को हाज़िर-नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि जितने मुझे जानने वाले वहाँ पर फैन्स या कहीं पहचान लिया रेस्टोरेंट में, उससे उससे कहीं ज़्यादा। ज़्यादा इर्ज़ा का है क्योंकि वो 2015 से लेके अभी तक स्टार है। वो तो स्टार है। मैं बीच में 1 साल के लिए थोड़ा-सा मशहूर हुआ था और फिर फेड हो गया था और फिर दोबारा से लगा हुआ हूँ। क्योंकि वो एज़ अ जर्नलिस्ट वो डेली के 8-9 घंटे टेलीविज़न पर प्राइम टाइम में आ रही हाँ। थी उस टाइम। तो मुझे उसकी मसरूफ़ियत का भी अंदाज़ा था, लेकिन मुझे इसके पर्क्स का अंदाज़ा था। मुझे ये पता था कि यार हमारा बीइंग अ हस्बैंड वाइफ रिलेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है इससे। क्योंकि ज़ाहिर है कि मेरा मैनेजर मेरे साथ ट्रैवल करेगा हर जगह। तो कितनी खूबसूरत बात ये होगी कि मैं
यानी वो एट द सेम टाइम हमारा कोई टूर होता है ना, तो वो मेरा और बेगम का हनीमून भी होता है। हम उसमें और वो कोशिश एक नहीं है, वो कई है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम जब जाते हैं तो हम शो परफॉर्म करने के बाद या उससे पहले जो वक्त मिलता है तो हम अपना घूमते फिरते हैं। और वो एक अल्लाह ने एक एडिशनल हमें एक नेमत माशाल्लाह। दी। तो मैंने इर्जा से जब ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको, तो जाहिर है इर्जा ने ये कहा कि मुझे इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। तो जो बेसिक बुनियादी चीज़ें मैंने सीखी थी पिछले कई सालों में, काफ़ी सारे मैनेजर्स बदलने के बाद, वो मैंने बेसिक सारी चीज़ें उसे गाइड कर दी कि भाई ये ऐसे होता है। फिर ज़ाहिर है उसका अपना एक्सपोज़र, उसका अपना इसके अंदर एक कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, और फिर अपनी एक अल्लाह ने आपके अंदर एक सलाहियत भी रखी होती है। वो जब दोनों मैच हुई, तो वो हुआ ये कि मुझे किसी सीनियर ने किसी टाइम पे कहा था कि यार मैनेजर हमेशा उसको रखना जो दुनिया में सबसे ज़्यादा भला तुम्हारा चाहता है। वो मेरी बीवी से ज़्यादा कोई नहीं करीब हो सकता, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मेरा अच्छा चाहती है। और मेरी ग्रोथ उसकी ग्रोथ है, उसकी ग्रोथ मेरी ग्रोथ है, वेरी नाइस। राइट? तो इतना इमोशनली और टेक्निकली परफेक्ट कोई माशाल्लाह। इंसान हो ही नहीं सकता था। अल्लाह नजर ना लगाए वैसे। आमीन। अल्लाह ताला नज़रे बद से बचाए। तो वो हुआ ये कि फिर उसके बाद इर्जा ने प्लान करनी शुरू की चीज़ें कि देखो, फिर हमने आपस में डिस्कशंस भी हम करते थे कि मुझे कौन सा म्यूज़िक करना है। मुझे डी ट्रैक नहीं होना कि भाई ये ट्रेंडिंग में है तो ये कर दो, वो वैसे गाने हिट हो रहे हैं तो वैसा कर दो। ये कभी अप्रोच नहीं थी। तो सुनते हम हर तरह का म्यूज़िक है दोनों, लेकिन मैंने करना एज़ अ म्यूज़िशियन, मैंने क्या म्यूज़िक करना है ये फिगर आउट किया हमने। मुझे अपनी इमेज को किस तरह से कैरी करना है, मुझे कौन लोग चाहिए ज़िंदगी में सुनने के लिए, मेरी ऑडियंस कौन है, ये फिगर आउट करना। और फिर उसके बाद इर्जा लग गई काम में, और और वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह आप पे लगी हुई हैं। आधी की दुनिया अल्लाह ताला ने दिखा दी है, और बाकी भी अल्लाह की मेहरबानी से देख लेंगे। कहते हैं जब शादी होती है तो बीवी जो है वो अपना रिस्क लेके आती है, बेशक, वो दोनों का रिस्क लेके आती है। बेशक ये एंड आई हकीकत थिंक द बात। वे यू आर प्रेजिंग योर वाइफ इज कि आपको आपकी बीवी मिली, आपको आपका अल्हम्दुलिल्लाह, हमसफर मिला, यस। आपको आपका दोस्त मिला, और मैनेजिंग तो चलो चल रही जी, है। जी, जी, जी। मैनेज तो उससे बेहतर मुझे कोई और मेरा नहीं ख्याल कि कर बस सकता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये बताएं यार शान भाई, सो यू स्टार्टेड फ्रॉम परफॉर्मिंग फ्रॉम इंटरनेशनली इन यस, दुबई, यस, and now you've performed at a lot of different places. यस, I अल्हम्दुलिल्लाह। want to ask you two different questions. एक तो मुझे ये बताएं कि क्या क्राउड का फर्क लगा है आपको, ऑडियंस का, हुँ, इंटरनेशनली और पाकिस्तान में, दोनों में क्या फर्क फ़र्क तो है, है? और वो फ़र्क क्या है? हम्म वो अच्छे-बुरे का फ़र्क नहीं है। हम्म मैं आपको टेक्निकली बताऊँगा कि हम्म क्या फ़र्क है। ऑडियंस हमारी वही है जो उर्दू पंजाबी समझते हैं। हम्म वो चाहे हमसाये मुल्क से हों, हम्म चाहे हमारे अपने मुल्क से हों। हम्म म्यूज़िक, आर्ट हमारी सेम ही रही है हमेशा, रहनी भी ऐसे ही है। ज़ुबान तो नहीं बदल सकते, हम्म फीलिंग भी नहीं बदल सकते, रिश्ते भी हमारे सेम हैं। तो ऑडियंस सेम है। एक फ़र्क यहाँ की ऑडियंस में और बाहर की ऑडियंस में ये है, वाज़िया फ़र्क, कि वहाँ पर लोग इंतज़ार करते हैं किसी आर्टिस्ट का कि कब, क्योंकि इतना फ्रीक्वेंसी के साथ वहाँ पर शोज़ नहीं हो रहे होते, जितने कि पाकिस्तान में। जैसे अभी इसी हफ़्ते के अंदर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये 14 तारीख को छठा शो है इस महीने में, इस हफ़्ते में। इस हफ्ते में? तो कैसे कि अभी हम 13 को लाहौर में जा रहे हैं, 14 को हमारा कराची में है, अभी हम फैसलाबाद में करके आए हैं, उससे पहले हम मुल्तान गए थे, उससे पहले अच्छा। इस्लामाबाद गए थे, उससे पहले लाहौर में था। हम्म तो हम लोग यहाँ बहुत शोज़ परफ़ॉर्म करते हैं, और उसके साथ-साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम मेरे जितने फ़ेलो आर्टिस्ट्स हैं, हम्म यानी चाहे वो किसी भी जॉनरा से हैं, चाहे हम्म पॉप आर्टिस्ट हैं, चाहे रैप वाले आर्टिस्ट हैं, चाहे हमारे जो है वो फ़ोक आर्टिस्ट हैं। एट द सेम टाइम जिस दिन मेरा शो हो रहा है, उस दिन अल्लाह ताला का शुक्र ये है कि एक दूसरी जगह पे कोई दूसरा आर्टिस्ट भी, तो शोज़ आप फ्रीक्वेंसी देखें कितनी है, हम्म कि सेम डे हमारा शो हो रहा है एक जगह पे, लेकिन एक दूसरे वेन्यू पे, एक दूसरे जॉनरा में, एक दूसरे आर्टिस्ट का भी शो हो रहा है। तो इतने ज़्यादा शोज़ अवेलेबल हैं हमारी यहाँ की ऑडियंस के पास अटेंड करने के लिए ना, वो अपने टेस्ट के मुताबिक ऑप्शंस बहुत हैं। ऑप्शंस हैं।
और क्या है ना, तादाद में ज़्यादा हैं शोज़, आर्टिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, प्यार बेइंतहा करते हैं यहाँ सो लोग, बाहर वाले इंतजार करते हैं। बाहर वाले इंतज़ार भी करते हैं कि साल में 1-2 दफ़ा, 4 दफ़ा, 6 दफ़ा वहाँ पर कोई पाकिस्तान से आर्टिस्ट जाएगा और परफॉर्म करेगा, तो वो फिर ओन ज़्यादा करते हैं, हाँ, ये तो है। मोहब्बत ज़्यादा करते हैं, वो फिर आपको ये महसूस करवाते हैं कि आप उनके लिए स्पेशल हैं। तो वो एक एक्सप्लेन ना की जाने वाली फीलिंग है कि वहाँ जब हम जाते हैं, जैसे अभी हमने दुबई और इधर तो हमने याद भी नहीं है कितने शोज़ किए माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सितंबर में यूएसए का हमारा टूर था वर्जीनिया। और उसमें हमने टोटल 9 शोज़ हमने परफॉर्म किए उस टूर में, डिफरेंट स्टेट्स में। आई थिंक यू वर इन वर्जीनिया और उसके बाद आप लोग न्यूयॉर्क जा रहे थे। हाँ जी, तो हमारी बात भी हुई थी। जब आप न्यूयॉर्क जा रहे थे तो मैं वर्जीनिया आ रहा था। तो वो उस टूर की ख़ास बात ये थी कि वो 9 उनके प्रेस्टिजियस तरीन वेन्यूज़ थे, जहाँ पर बड़ी मुश्किल से आपको वो वेन्यूज़ मिलते हैं फॉर शोज़। ओके। वो इस तरह के वेन्यूज़ थे। तो हमारे जो ऑर्गेनाइज़र थे उनसे डिमांड ही सबसे पहली ये थी, वेन्यू क्या है? क्योंकि हमारा जो म्यूज़िक हम वहाँ लेके जा रहे हैं, ये बड़ा रिस्पेक्टफुल म्यूज़िक है। एग्जैक्टली। तो हमें उसकी डिग्निटी को कायम रखना है। कायम रखना है। तो फिर हमने जो बेस्ट वेन्यूज़ थे, जहाँ पर, और उसमें से 4-6 ऐसे वेन्यूज़ थे जिसके बारे में हम वेन्यू ओनर्स ने मुझसे आके, वो ज़ाहिर है मिलते हैं जब शो होता है, उन्होंने बताया कि आप पहले पाकिस्तानी हैं जो इन हॉल्स के अंदर परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो एक बड़ा एक अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया माशाल्लाह। और सारे शो अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड आउट थे। उसके उससे भी पहले मैंने यूके का एक टूर किया था। उसमें क्वीन एलिज़ाबेथ हॉल सेंट्रल लंदन में, हमने साउथ बैंक सेंटर में। वो मेरा पहला शो था लंदन में और पहले शो के अंदर 1000 की कैपेसिटी थी हॉल की। और जिस वक़्त हम परफ़ॉर्म करना शुरू किया तो उस वक़्त 400 बंदा बाहर खड़ा हुआ था, जिनको ये लगा कि ऑन स्पॉट हमें टिकट मिल सकती है। शो सोल्ड था। पर 400 बंदा बाहर ये समझ के आ गया था कि शायद हमें वहाँ पे कोई ऑन स्पॉट कोई इंतज़ाम हो जाए। लंदन में सोलो शो, गज़ल का शो, और वहाँ ये रिस्पॉन्स हमें मिला हाउसफुल। और इतना प्यार किया लोगों ने, इतनी इज़्ज़त दी। उसके बाद फिर अभी हम लोग आए हैं वापस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से। पहले हम केनिया गए हैं, उसके बाद थाईलैंड गए हैं, फिर हम हमारा यूके का एक शो था बारबिकन सेंटर। बारबिकन सेंटर इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस वेन्यूज़ लंदन में ना। वेम्बले, बारबिकन सेंटर, क्वीन एलिज़ाबेथ हॉल, ये ऐसे नोन वेन्यूज़ हैं जहाँ पर ये फ़ख्र की बात है हमारे यहाँ के आर्टिस्ट अगर वहाँ पे जाएँ तो। हाँ, हाँ। अच्छा, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड आउट शो था और 2 महीने पहले शो सोल्ड आउट था। यानी ये अनाउंस हुआ और 1 हफ्ते के अंदर 2200 टिकट्स बिक चुके। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वो शो किया। फिर केनिया, थाईलैंड में हमने बड़े ज़बरदस्त केनिया में कहाँ गए थे? केनिया में जी हमारा ये नायरोबी? कॉर्पोरेट शो था हुँ। और ये वहाँ के हमारे जो क्लाइंट थे, वो एक बैंक है वहाँ का बहुत बड़ा, केनिया का। तो उन्होंने, ये उस बैंक का कॉर्पोरेट अच्छा, शो था। कॉर्पोरेट शो था। ओके। तो वहाँ पर जो पूरे केनिया के वहाँ मिनिस्टर्स भी थे उनके गवर्नमेंट के, वहाँ पर बिजनेस टाइकून्स थे केनियन, जिनका वहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस है, तो वो सारी ऑडियंस थी हमारी। नाइस। और हमें इनिशियली लगा कि यार ऐसे लोग बड़े खुश्क होते हैं जो मैं गया बहुत, हूँ, मुझे तो वो, लेकिन जब हमने वहाँ परफॉर्म करना शुरू किया है द तो आप ऑडियंस यकीन वाज़ करें कि 1 मिनट को ये एहसास नहीं हुआ कि लाहौर में परफॉर्म कर रहे हैं या केनिया में कर रहे हैं। चाहने वाले हर जगह। क्या बात है। बेपनाह मोहब्बत उन्होंने दी। यार एक वीडियो मैंने देखी थी, इर्ज़ा ने लगाई हुई थी। इर्ज़ा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यस, द यस। योर जर्नी। इर्ज़ा ने एक वीडियो लगाई थी जिसके बाद मैंने वो वीडियोज़ ढूँढनी शुरू की। सजाद अली का कॉन्सर्ट था। जी, जी, अभी। यार मैं बहुत बड़ी बात है, अच्छा, ये इतना मेरे बड़ा लिए तो सिंगर। ऐसी बात है कि सज्जाद अली साहब उन कुछ आर्टिस्ट्स में से हैं कि जिन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है मेरी ज़िंदगी में, बीइंग एन आर्टिस्ट। आप मुतासर होते हैं ना बहुत सारे लोगों से, आप अपनी फ़ील्ड में होंगे कि भई फलाँ लोग हैं जो उनकी तरफ देखते हैं, आप सीखते हैं। अ, उन आप
हमेशा उनकी पर्सनैलिटी से भी सीखने की कोशिश करते हैं कि यार ये किस तरह के इंसान। तो सजाद अली साहब ऐसे आर्टिस्ट में से हैं कि जिन्होंने हमेशा, जिनको हमने देख के हमारा टेस्ट डेवलप हुआ अच्छे म्यूज़िक का, सुनना, गाना, हमेशा सजाद अली साहब के गाने, मैं अपने शोज़ में अभी तक उनके गाने गाता हूँ। तो वो हुआ ये कि अभी उनका शो था और मैं और इर्ज़ा हमने सोचा कि यार हमें ये शो अटेंड करना है। हम किसी शो में कभी टिकट लेके नहीं गए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक वो है, जर्नी चल रही है, तो उसमें वो भी नहीं होता ना, इनवाइट्स इत्तेफाक भी नहीं होता कि आप ऐसा दिन मिले आपको जब आप फ्री हैं तो किसी का शो हो रहा हो। तो वो अब सजाद अली साहब का शो, लिविंग लेजेंड है वो। यस यस सर, ही इज़। तो हमने सोचा कि यार हमें ना सजाद अली साहब के शो में जाना है, और बिल्कुल आम ऑडियंस की तरह ना हमने सीढ़ियों में बैठ के शो अटेंड करना है। जहाँ की टिकट मिल गई ना, हम चले जाएंगे। तो और वो ये कहाँ हमारे पे था शो? अलहमरा में। अच्छा इधर लाहौर में, ठीक है। तो हमारे दोस्त हैं अली राना, वो एंटरटेनमेंट मीडिया कंपनी है उनकी, उनसे बात हो रही थी इर्ज़ा की। तो इर्ज़ा ने कहा कि कल मुलाकात हो रही है, हम शो में सजाद अली साहब के शो में आ रहे हैं। तो उसने कहा कि आपने ना टिकट्स नहीं लेनी, मैं आपके लिए। तो हमने कहा नहीं, हम ऐसे नहीं आना चाहते थे, हमारी ख्वाहिश ये है कि हम ना टिकट बाय करके, हमारा एक फ़ैन मूवमेंट है तो हमें वो एंजॉय कर लेने दें। बहरहाल उन्होंने हमें टिकट्स भेज दी और हम लोग गए। तो वो मुझे सजाद अली साहब से मिलवाने ले गए बैक स्टेज। तो मैं जाके मिला और मैंने उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार जिन भी अल्फाज में किया कि हमने आपको देख के हमेशा काम करने की कोशिश की है। तो बड़ी शफ़क़त की उन्होंने और बड़े प्यार से मुझे, जैसे एक सीनियर आर्टिस्ट को होना चाहिए, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी कुछ सजेशंस, कुछ मशवरे बड़े ज़बरदस्त दिए, वाह। जो कि मेरे लिए सोने से भी ज़्यादा कीमती हैं। तो वो हुआ और उसके बाद हम लोग जाके बैठ गए। अब सजाद अली साहब के जितने इंटरव्यूज़ मैंने आज तक देखे हैं, ये आप मुझसे एक्सपेक्ट करिए कि ये बात मैं ना पूरे उससे क्लेम करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। 46 साल का करियर सजाद साहब का। उन्होंने शायद किसी को, शायद मेरी नज़र से ना गुज़रा हो, पर उन्होंने कभी किसी को एंडोर्स नहीं किया। कभी भी नहीं किया ऑन द अच्छा, स्टेज। ऑन स्टेज नहीं किया। Yeah. वैसे तो वो इतने शफ़ीक हैं कि सारे आर्टिस्टों के लिए उन्होंने रास्ते बनाए हैं हमेशा। ऐसे ही। तो हम लोग तो अपने फ़ैन मोमेंट में, मैं और इर्ज़ा फुल इमोशनल टाइप हो गए, हाथ हमने पकड़ा हुआ है एक दूसरे का ज़ोर से, और हम देख रहे हैं सजाद अली साहब स्टेज पे हैं और हम आज लाइव सुन रहे हैं उन्हें। तो अचानक उन्होंने ये किया कि पहले उन्होंने कहा कि कोई सीनियर आर्टिस्ट जब किसी नए आने वाले की तरफ मुस्कुरा के देख भी ले, तो कभी-कभी उस आर्टिस्ट का कलेजा बड़ा हो जाता है। जैसे 1983 में मैडम नूरजहाँ ने मेरी तरफ देखा था अरे वाह वाह। मुस्कुरा के, और फिर उन्होंने मेरा नाम लिया कि आज हमारे यहाँ पर, और बड़े ऐसे अल्फाज मेरे लिए अदा किए कि जो, एक होता है कि बस किसी को एंडोर्स कर देना, एक होता है कि किसी के लिए दुआइया वो करना, कि जैसे बुजुर्ग किसी के लिए दुआ करते हैं। तो ऐसे अल्फाज उन्होंने मेरे लिए अदा किए कि जो मैं समझता हूँ कि मेरे सर पे वज़न आ गया उसके बाद, कि जब इतना बड़ा कोई आर्टिस्ट आपके लिए तारीफ़ की कुछ बात कर दे, तो फिर मैं उसके बाद ना बड़ी ज़िम्मेदारी महसूस कर रहा हूँ कि यार एक इतना बड़ा आदमी जिसने पूरी ज़िंदगी इस आर्ट को दे दी है, अगर उसने आपकी हौसला अफ़ज़ाई कर दी है ना, तो अब मेरा बनता है कि मैं अपनी पूरी जी जान मारूँ और मैं उनकी उस बात की लाज फॉर लाइफ रखूँ, ऐसा आर्टिस्ट बनने की कोशिश करूँ। तो वो मेहरबानी की उन्होंने, वाह और वो एक कमाल। ये शफ़ीक शख्सियत है। ये पहला पॉडकास्ट है जिसमें मैंने टोटल 5 मिनट बोला है। सजाद अली साहब का कौन सा गाना सबसे ज्यादा फेवरेट है? कौन सा नहीं है, ये सवाल होना चाहिए था। कौन से वाले तो गाने उसका पे ग्रिप जवाब था अच्छी कोई है? भी नहीं। और ये कि कौन से गाने पे ग्रिप अच्छी है, इसका भी जवाब है कोई भी नहीं। अच्छा। क्योंकि देखें, वो मेरे लिए वो ऐसे आर्टिस्ट हैं, सजाद अली साहब, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, गुलाम अली खान साहब, मेहदी हसन खान साहब, ये ऐसे आर्टिस्ट हैं कि जिनका कोई भी एक गाना ऐसा नहीं जो मैं क्लेम कर सकूं कि मेरी उस पर ग्रिप अच्छी है। अच्छा। वो इतने बड़े लोग हैं कि मुझे शायद अपनी ज़िंदगी लग जाए उनकी किसी एक कॉम्पोजिशन को डिकोड करते हुए और समझते हुए उसको गाना उन जैसा, ये तो क़यामत है। तो लेकिन मैं वो एज़ अ फ़ैन
तो मैं सजाद अली साहब के सारे गाने अभी शो के अंदर, बल्कि एक ऐसी भी वीडियो थी कि सजाद अली साहब रावी गा रहे थे हाँ और उनके जो ऐसे गाने हैं ना जो थोड़े वो हैं अपबीट हैं, वो ऑडियंस साथ गा रही थी, बट जब वो रावी गा रहे थे तो वो जरा थोड़ा मेलोडिक यस वो है, तो उसमें मैं अकेला हूँ जो पूरा गाना साथ गा रहा हूँ, तो मेरी अकेले की आवाज आ रही है तो रावी अगर आप सुना देना सर थोड़ा मैं सा सुना यार। देता हूँ, बिल्कुल मेरे लिए तो ये ऑलवेज ऑनर अरे है कि यार सजाद अली इट्स साहब एन की ऑनर मैन, मुझे तो मजा आ रहा है। जे थों कदी रावी लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ लां, मैं पानी चों साह निचोड़ लां, जे थों कदी रावी लंघ जावे हाय, जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेली यार कोई नहीं ते किसे नू सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया कोल के मैं जख्मां दी थां ते रोड़ लां, जे थों कदी रावी लंघ जावे हाय ओ। आई एम स्पीचलेस मैन। थैंक यू। मेरी सजाद अली साहब के गानों में ना एक ओए एक बात है, क्या बात, क्या बात है। फुल ऑफ फीलिंग्स यस गाने, यानी एहसास से भरपूर गाने होते हैं, इसीलिए वो लोगों पर इतना असर भी करते हैं। अंदाजे बयान उनका उफ, बहुत कमाल है। माशाल्लाह। वाओ मैन। बिगेस्ट वेन्यू दैट यू वांना परफॉर्म, जहाँ पे अभी तक परफॉर्म ना किया हो, कोई ऐसा वेन्यू, बहुत सारे हैं ऐसे। कोई एक टॉप ऑफ द लाइन। ख्वाहिश थी क्वीन एलिजाबेथ हॉल में परफॉर्म करने की सेंट्रल लंदन में, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, वो पूरी हो चुकी है। ख्वाहिश थी मॉन्टगोमरी थिएटर सैन होजे में परफॉर्म करने की, कैलिफोर्निया में, हाँ जी अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, पूरा माशाल्लाह। हुआ। ख्वाहिश थी आइसबर्न सेंटर डैलस में परफॉर्म करने की, अल्लाह ने मेहरबानी की, पूरा हो गया। ख्वाहिश थी बारबिकन सेंटर लंदन में परफॉर्म करने की, अल्लाह ने मेहरबानी की। अभी बेशुमार ऐसे वेन्यूज़ हैं जहाँ पर ख्वाहिश है और अल्लाह से ही उम्मीद है कि अल्लाह इतनी काबिलियत और इतनी ताकत दे आमीन। कि वहाँ तक पहुँच सकें। उसमें रॉयल एल्बर्ट हॉल है और बहुत सारे अरीनाज़ हैं, जिसमें वेम्बली अरीना है और ढेर सारे मज़ीद। आई और थिंक दिस स्टिल जिस तरह अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचा दी है, पहुंचा देंगे। वो बेशक उसके लिए ये क्या बात है, वो बड़ा लोगों बेनियाज की है। बड़ी दुआएं हैं यार आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। Any advice that you wanna give to the new singers, new upcoming singers? Because a lot of, अब देखें सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उससे काफी लोग सामने आ जाते हैं, हम्म। तो बट आई थिंक दे स्टिल नीड लॉट ऑफ डायरेक्शन एंड एडवाइस फ्रॉम समवन लाइक यू। अच्छा, मैं नहीं समझता मेरी काबिलियत इतनी नहीं है कि मैं किसी को एडवाइस कर सकूं। मशवरा, मशवरा हो सकता है सजेशन, कि एडवाइस, मशवरा हो सकता है एज अ ब्रदर एज अ या ब्रदर। एज अ यू नो एज अ फेलो म्यूजिशियन। तो वो ये है कि पेशेंस जो है हर हवाले से, सिर्फ ये नहीं कि पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि बस आप वेट करते रहें, ये मुराद नहीं है पेशेंस से। पेशेंस से मुराद ये है कि हर हवाले से पेशेंस रखें। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आपका रिज़्क आपको ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत तलाश करती है। यस। उसके बारे में ना आपको जल्दबाज नहीं होना चाहिए। भरोसा अल्लाह की ज़ात पर और अपनी मेहनत पर ये होना चाहिए। तो हर वो चीज़ जो आपने अल्लाह से मांगी है, वो सही वक्त पर अल्लाह ताला आपको अता करता है।
और ट्रेंड्स, ये बात सजाद अली साहब ने उसमें की और मेरे लिए की, तो मैं बड़ा वो अगेन वो मैं वज़न महसूस कर रहा हूँ इसके बाद। उन्होंने एक जुमला कहा कि आर्टिस्ट ट्रेंड्स बनाते हैं, ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते। यस। तो ये जुमला मेरे लिए क़यामत है इसको अब्ज़ॉर्ब करना, कि उन्होंने मेरे लिए ये फरमाया, कि उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस पे। कि अब बात ये है कि ट्रेंड नाम ही एक ऐसी चीज़ का है जो रोज़ाना तब्दील होगी। यानी ट्रेंड आज ये है तो कल ये होगा, कल कुछ और होगा। लेकिन जो एक्चुअल आर्ट होती है ना, वो कांस्टेंट रहती है। वो जब से दुनिया शुरू हुई थी तब तक पानी पानी ही है, आग आग ही है, पत्थर पत्थर ही हैं, मिट्टी मिट्टी ही है। वो अपनी हैयत, अपनी शक्ल तब्दील नहीं करते। इसी तरह म्यूज़िक एक हकीकत है, शायरी, पोइट्री, अल्फाज, वोकैबुलरी, ये हकीकत है, ये नहीं बदल सकते। बिल्कुल। नई ज़ुबान भी दुनिया में कोई ईजाद नहीं हो सकती अब, जितनी होनी थी हो गई, हाँ। अब वो एस्टेब्लिश्ड है। तो ट्रेंड तब्दील, तगय्युर वाली चीज़ को कहते हैं जो रोज़ तब्दील हो रही है। कितना तब्दील होंगे आप ज़माने के मुताबिक? So instead of following trends, we should Yes. make trends. एक्चुअल आर्ट, जो भी जॉनरा है, हर जॉनरा अपनी एक तारीख रखता है और उसकी एक रिस्पेक्ट है। गज़ल गायकी अपनी जगह है, पॉप म्यूज़िक अपनी जगह पर है, रॉक अपनी जगह है, मेटल अपनी जगह पे है, फोक अपनी जगह पे है, और बेशुमार ब्लूज़, जैज़, जो भी आप कहना चाहें। लेकिन उनमें क्वालिटी म्यूज़िक आपके पास पीछे पड़ा हुआ है सिलेबस के तौर पे। तो आप बहुत सारी लर्निंग उससे ये कर सकते हैं कि जब आप आर्ट प्योरेस्ट फॉर्म में करते हैं, तो उसकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं होती। और ये पेशेंस से होता है। पेशेंस आपको ये रखनी पड़ती है कि ट्रेंड फलाना चल रहा है, लेकिन आपने पेशेंट रहना है कि नहीं, मैं उस वही आर्ट बनाऊंगा, वही म्यूजिक करूंगा जो मेरे दिल से उठता है और जो अगले के दिल तक पहुंच रहा है, जॉनरा कोई भी है। वाह। तो वो वाली पेशेंस की मैं बात कर रहा हूँ कि ट्रेंड्स रोज बदलेंगे, पर आपको ट्रेंड बनाने वालों की कतार में रहना है और ना कि ट्रेंड consistency. फॉलो करने वालों। I think consistency is the key. यस, You've been very कंसिस्टेंस। consistent. तो वो है कि वो कहते हैं पानी का कतरा पत्थर पे भी गिरता रहे ना, तो वो उसमें सुराख कर देता है सुराख एक कर दिन। देगा। तो कोई भी चीज़ अगर आप बार बार करते रहते हैं और उसमें हर दफ़ा सीखने की कोशिश करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला मेहरबानी भी करते हैं, कुदरत मेहरबानी करती है कि वो अल्लाह ताला आपकी किस्मत में वो चीज़ रख देता है। So patience is the key. Patience is And the I key. think everyone should stay very positive. जी बिल्कुल, पॉजिटिविटी You're तो such a शर्त है। positive guy. I'm again saying this कि this is the first time in a podcast कि मुझे बोलना ही नहीं पड़ा और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आप आए और आप बोल रहे हैं मैं और मुझे उम्मीद कर मजा रहा आ रहा हूँ है। कि आपके इस जुमले का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत बोलता हूँ। नहीं यार, मैं बहुत बोलता नहीं, हूँ लेकिन और मैं बोलता मेरा हूँ बहुत बोलने का दिल नहीं किया आज क्योंकि मुझे सुनने में इतना मजा आ रहा है। सर। I do not want to end this podcast, but I think we've crossed 1 hour already. So thank you so much for coming. भाई शुक्रिया, And आपका शुक्रिया। नहीं, Jazakallah for coming. And I hope you guys like the podcast. Do not forget to like, subscribe, and leave a comment. I hope कि ईशान भाई हमारे YouTube वाले comment section पे reply करेंगे। नहीं, मैं और ज़रूर करूँगा। तो बड़ा मजा आया। Thank you guys for watching this. I'll see you on the next one. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ ईशान अली और हमारी एक निहायत उम्दा और मोहब्बत भरी और ख़ूबसूरत गुफ्तगू हुई है इस पॉडकास्ट के अंदर। और मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि इसको सुनिएगा, कोशिश करिएगा पूरा सुनें, और आपकी जो भी राय हो वो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें मैंने 2 बड़े खूबसूरत गाने आपके लिए गाए हैं, वो भी सुनिए और बताइए कि आपको कैसे लगे। थैंक यू वेरी मच।